नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी बौखला गई हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर आखिरकार चल ही गया। अब तक जो दंभ और अहंकार के जरिए वो मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो बेरोक ठोक अपने तमाम कार्रवाइयों को डिफेंड कर जाएंगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पूरी हेकड़ी निकाल दी। चीफ जस्टिस ने दनादन 14 ऐसे सवाल पूछे हैं कि जिसमें पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पूरी तरीके से फंस गई। कपिल सिब्बल ने बहुत डिफेंड करने की कोशिश की तो बीच में दो बार उनको डांट भी पड़ गई। नाराज हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा शट अप, पहले आप बात हमारी सुन लो। क्या है वो 14 सवाल? और इतने बड़े और नुकीले सवाल हैं कि जो सीधे सीधे टीएमसी सरकार को चुभने वाली है। तो बिना वक्त गवाए उन सवालों के ऊपर आते हैं। सवाल नंबर 1, हत्या के बाद एफआईआर दर्ज कराने में देरी क्यों हुई? पहला सवाल कि भाई देर क्यों हुई? कपिल सिब्बल ने झूठ बोल दिया, कह दिया कि नहीं हुजूर, तुरंत हमने तो तुरंत ही एफआईआर दर्ज करा दी थी। लेकिन बाद में मालूम चला कि 11:45 मतलब रात करीब 15-16 घंटों के बाद एफआईआर दर्ज की गई। तो यह विलंब क्यों हुआ? यह सवाल का जवाब अब तो वो डॉक्यूमेंट बता रहा है। हालांकि मामले को घुमाने की कोशिश की गई कि हमने कंप्लेन दर्ज किया, ये सारी चीजें की, लेकिन जस्टिस पाद्रीवाला ने पूछ डाला कि एफआईआर कब दर्ज हुई, किसने दर्ज कराई। दूसरा सवाल, डॉक्टर की हत्या के बाद एफआईआर किसने दर्ज कराई? क्योंकि यह बड़ा सवाल है कि कौन दर्ज करा रहा था। बाद में मालूम चला कि 11:45 में उनके मां बाप ने कराई। तो जजेस पूछ रहे हैं भाई कर क्या रहे थे पुलिस वाले? प्रिंसिपल क्या कर रहा था? क्यों देरी हुई? इस सवाल का जवाब तो अब नहीं मिल पाएगा। और नाराजगी सुप्रीम कोर्ट को इसी बात को लेकर के है। जिस तरीके से खरी खोटी आज सुनाई गई है, कपिल सिब्बल की बोलती बंद हो गई। वो बीच में बहुत इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन चल नहीं पाई। तीसरा सवाल, क्या कोलकाता पुलिस ने हत्या के तहत एफआईआर दर्ज की है? अब ये बड़ा अजीब सा मामला उठ गया। भाई जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हर नुआंसेस को जानते हैं। वो सवाल पूछा गया सीधा सीधा कि जो आपने एफआईआर दर्ज कराई वो हत्या के तहत था या फिर कोई और रीजन था? और वहीं देन एंड देयर ये खुलासा हो गया कि जो एफआईआर जो देरी से दर्ज कराई गई, जिसे प्रिंसिपल ने नहीं कराया था, वो हत्या का मामला ही दर्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं दर्ज हुआ? 22 तारीख को सुनवाई है। इन सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा और सुनवाई के बाद जजेस क्या करेंगे वो तो ममता बनर्जी को अभी से ही डर सता रहा होगा। सवाल नंबर 4, इतनी बड़ी घटना के बाद हॉस्पिटल प्रशासन आखिर क्या कर रहा था? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि उसके पेरेंट्स आएंगे? पेरेंट्स आने के बाद फिर उनको जो करना होगा वो करेंगे। क्योंकि सवाल कोर्ट के अंदर यह भी उठा कि चारों तरफ से घेर लिया गया था उसको। जिस बच्चे के मां बाप को इवन आरोप यह भी लगाए जा रहे कि उनको कोर्स किया जा रहा था, दबाव डाला जा रहा था। तो आपके हॉस्पिटल के अंदर इतनी बड़ी घटना घट जाती है और अस्पताल का प्रिंसिपल, वहां का प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। एफआईआर तो हॉस्पिटल की तरफ से दर्ज होना चाहिए था देन एंड देयर, और वो भी हत्या का। तो ये जो गड़बड़ियां हुई है, जो लूप होल्स है, ये ममता बनर्जी के लिए आगे मुश्किलें पैदा करने वाला है। अगला सवाल, आरजी करके पूर्व प्रिंसिपल को इतनी देरी से पूछताछ के लिए क्यों बुलाया गया? ये अपने आप में एक लोडेड सवाल है। क्यों लेट से पूछताछ हो रही थी उससे? क्यों पूछताछ हो रही थी? बचाया जा रहा था उसको? क्योंकि बताया तो यही जा रहा है कि वो तो बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, टीएमसी का आदमी है।
जिस आरोपी को आपने पकड़ के रखा हुआ है वो भी टीएमसी के लिए काम करता है। तो क्यों देर हुई? प्रिंसिपल को क्यों इतना लिवरेज दिया जा रहा था? सीबीआई पूछताछ कर रही है और यह खबर आ रही कि सीबीआई इसकी भी पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाला है। अपने आप ये सब चीज उगलेंगे, क्योंकि बड़ा संदिग्ध रोल है प्रिंसिपल साहब का, क्योंकि उन्होंने फोन करके बताया कि आत्महत्या कर ली है आपकी बेटी, झूठ बताया और कई सारे ऐसे काम उसने किए हैं जो इस प्रिंसिपल को भी एक आरोपी के रूप में पूरी दुनिया प्रोजेक्ट कर रही है। अगला सवाल, आरजी करके पूर्व प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन कराया गया? ये पूछा गया कि भाई व्हाट एक्शन डिड यू टेक अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल? भाई हटाया गया तो किसी दूसरे वकील ने कह दिया कि इसको तो एक और बेहतर स्कूल में जाकर उसको ज्वाइन करवा दिया गया। हालांकि कपिल सिब्बल ने डिनाई किया कि नो फॉल्स, लेकिन पूरी दुनिया जान रही है कि भाई ये एक जिसको पकड़ के आरोपी बनाना था, जिसने बहुत सारी चूक की, उसने अपने प्रिंसिपल होने का फर्ज नहीं निभाया। आपने दिखाने के लिए उसको वहां से हटाया और किसी दूसरी जगह पे आपने प्रिंसिपल बना दिया। ऐसी क्या मजबूरी है? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। प्रिंसिपल के सामने पुलिस और प्रशासन, सारे लोग जो है वो झुके हुए हैं। इसलिए अगला सवाल पूछा गया, आरजी करके प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की क्यों कोशिश की? उसने क्यों बच्चे के पेरेंट्स को यह कहा कि भाई आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया? सीबीआई भी पूछ रही है। 22 तारीख को सुनवाई होगी, सीबीआई जो है स्टेटस रिपोर्ट देगी, उसमें जो पूछताछ हो रही है उसमें कारण बताए जाएंगे। क्योंकि ये पूछा जाएगा भाई किसके कहने पे आपने आत्महत्या बता दिया, किसके कहने पे आपने देरी की, किसके कहने पे आपने एफआईआर दर्ज नहीं कराया। ये सारे काम तो उसके द्वारा किए जाने चाहिए थे। और इसके रोल पे बहुत और भी संदिग्ध। एक और सवाल है, मृतक डॉक्टर के माता पिता को सब देखने की इजाजत में देरी क्यों हुई? क्यों 3 घंटे तक इंतजार कराया आपने? एक परिवार अपनी बच्ची को खो दिया, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसकी हत्या कर दी गई और आप 3 घंटे तक उसको देखने तक नहीं दिया, आपने इंतजार करवाया। किसके आदेश पे, किसके कहने पे, क्यों ये डिले हुआ? ये प्रिंसिपल साहब तो नप जाएंगे। ये प्रिंसिपल बचने वाला नहीं है, क्योंकि ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पूछ रहे हैं। ये नहीं चल पाएगा कि आपको आपकी सरकार है तो आप अपने मन से जो मन आएगा आप ये करेंगे। अगला सवाल पूछा गया, कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन को क्यों सुरक्षित नहीं रखा? कई सारी बातें इस पे आ रही है। जज की तरफ से पूछा गया कि वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम कैसे शुरू हो गया? भाई ये तो सबसे पहला काम किसी भी पुलिस फोर्स का यह होता है कि मौका वारदात को पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दिया जाए। एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां आप दीवार तोड़ने के लिए लोगों को भेज दिया। सीबीआई भी उधर पूछ रही है कि आदेश किसने दिया दीवार तोड़ने का? ऐसी क्या आफत आ गई थी कि मौका वारदात के पास जो आप कंस्ट्रक्शन के लिए लोगों को बुला लिया, वो भी 5 बजे शाम में? इतनी तत्परता तो दूसरे काम में नजर नहीं आ रही थी। और सबसे बड़ी चीज, अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया है तो आप ये समझिए पुलिस वाले भी नपेंगे। ये सीधे सीधे ठीक से ड्यूटी ना कर पाने की बात सामने आ जाएगी। अगला सवाल पूछा गया, सवाल नंबर 10, रात के अंधेरे में हजारों की भीड़ अंदर कैसे आ गई? बहुत सारे लोग टीएमसी के अंदर भी पूछ रहे हैं कि ये जो कस्टोडियल इंटरोगेशन होना चाहिए पुलिस कमिश्नर का, क्यों? आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ दिया कि आप सो रहे थे, वहां इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं कि भाई ये लोग हमारे लोग नहीं, ये बाहर से लोग आए हुए हैं, आपने उनको फ्री रन दे दिया। बवाल मचा तब आप गिरफ्तार कर रहे हो, ऑन द स्पॉट आपने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, हंगामा करने दिया, उसको वापस जाने दिया। सुप्रीम कोर्ट में इन सवालों का जब जवाब मांगा जाएगा
ममता बनर्जी और उनकी सरकार किस तरीके से इन सब चीजों को डिफेंड कर पाएगी, यह देखना बड़ा अजीब होगा। हजारों की भीड़ ने वहां मारपीट की, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कैसे हुई? वो घुस गए, इमरजेंसी में घुस गए, और भी बाकी जगहों पे वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। पुलिस वाले भाग गए वहां से। पुलिस वाले क्यों नहीं थे? और अगर वहां पे पुलिस थी तो फिर इसे रोका क्यों नहीं, गिरफ्तार क्यों नहीं किया? वो भी रात में सब कुछ हो रहा है। ये किस लिए हुआ, किसने कराया? इसकी भी जांच सीबीआई के पास है। सीबीआई तो जांच कर ही रही है, लेकिन 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर सही सही कन्विंस नहीं कर पाए ये लोग, तो आप ये समझिए कि कहर टूटेगा सुप्रीम कोर्ट का ममता बनर्जी के ऊपर। सवाल नंबर 12, पीड़िता की पहचान उजागर होने कैसे दिया गया? ये पश्चिम बंगाल की सरकार से पूछा जा रहा है कि बताओ भाई, उस बच्ची का, उसके परिवार के लोगों का आइडेंटिटी कैसे बाहर आ गया? एक तो उसकी हत्या हो गई और मौत के बाद उसको जलील किया जा रहा है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसके ऊपर भी जवाब देना पड़ेगा ममता बनर्जी की सरकार को। सवाल नंबर 13, पश्चिम बंगाल सरकार प्रदर्शनकारियों पर इतनी सख्ती क्यों कर रही है? ये जो नोटिस भेजा जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, लोगों को बाकायदा थाने बुला करके पूछताछ की जा रही है, ये क्यों कर रहे हो? क्या इस देश में लोगों को अपने ओपिनियन देने का हक नहीं है? ये ममता बनर्जी की सरकार, ये दमनकारी सरकार लोगों को डरा धमका करके लोगों के मुंह को बंद करना चाह रही थी। अब तो नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ दिया। सवाल नंबर 14, कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को नहीं रोका जा सकता, कि अगर वॉयलेंस का एलिमेंट नहीं है, लोग सोशल मीडिया में लिखेंगे, लोग बताएंगे, लोग सवाल पूछेंगे, अगर हिंसा नहीं भड़क रही है तो आप उसको रोक नहीं सकते। मतलब सवालों के साथ साथ ममता बनर्जी के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि यू बी इन योर लिमिट। इस तरीके से सरकार नहीं चल सकती। ये 14 सवाल ममता बनर्जी के लिए नाइटमेयर से कम नहीं है। 3 चीजें हो रही है। ममता बनर्जी इस जघन्य घटना को एक राजनीतिक रूप देकर कि ये राम और वाम की कहानी है, तो ये बीजेपी की साजिश है, तो ये मीडिया वाले साजिश रच रहे हैं, ये सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं, ये वामपंथी करवा रहे हैं, ये बताकर मामले को पॉलिटिसाइज कर रही है ममता बनर्जी। तो पॉलिटिक्स तो आप कर लेंगी सरकार सड़कों के ऊपर, मीडिया के ऊपर, यहां कैसे क्या करेंगी? यहां तो इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और ये जो ट्रिक है ममता बनर्जी का, वो आज फेल इसलिए हो गया कि वो जो तमाम सवाल जो लोग ममता बनर्जी से पूछ रहे थे, जिसके लिए आप नोटिस भेज रहे थे, जिसके लिए आपके नेता धमकी दे रहे थे कि ममता बनर्जी के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली काट दी जाएगी, तो अब जरा उन टीएमसी के नेता से पूछना चाहिए कि सवाल तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उठा दिया है, जाकर अगर हिमाकत है, हिम्मत है, तो जाकर के चीफ जस्टिस की उंगलियां काट के दिखा दो। एक और बदतमीज एमपी है, वो ये कह रहा है कि वहां जो लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही हैं वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने के पिकनिक का अड्डा बन गया है। ये क्यों कहा जा रहा है? आप जलील करना चाह रहे हो, आप चीजों को पॉलिटिसाइज करना चाह रहे हो कि ऐसा कोई सीरियस मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इन सवालों से ममता बनर्जी की सारी थिएट्रिक्स, सारा ड्रामा, सारी नौटंकी और इस मामले को छिपाने की, दबाने की जो पूरी कोशिश थी, वो आज एक्सपोज हो गई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।